आओ देखो पहले, है ना, इस चैप्टर का नाम दे रखा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, जिसको सिंपलर फॉर्म में, सिंपल में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें यही होता है, दूरी निकालना होता है या हाइट निकालना होता है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में, पूरे क्वेश्चंस में हम लोग को दो एंगल पे ध्यान देना होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। एलिवेट होता है जहां पे, उन्नयन कोण बोलते हैं, है ना, उन्नयन कोण। इस दो एंगल पे ध्यान देना होता है। एक होता है एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवनवन कोण। अवनवन कोण, ये दो कोण है। इस दो एंगल पे ध्यान देना होता है, जिसमें से हम बता रखे थे कि उन्नयन कोण जो होता है, नीचे से ऊपर रखी वस्तु को, जब हम कोई दर्शक नीचे है और ऊपर रखी वस्तु को देखता है, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बनता है। तो मुद्दा यह उठता है कि क्षैतिज रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है ना, और दृष्टि रेखा क्या होती है, ये दोनों रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या होती है, जब मान के चलो कि कोई वस्तु ऊपर में रखा हुआ है, अब कोण देखना है, तो पहले हम लोग सीधा देखेंगे। जब हम लोग सीधा देख रहे हैं, जैसे कि एक चीज बनाते हैं, देखो अब यहां पे हम बताए थे कि कोई इंसान है ना, अब यहां पे रखी किसी वस्तु को देख रहा है, तो पहले ये अगर इसका सीधा देखे तो इधर देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा, फिर ऊपर रखी वस्तु को देखेगा। दैट मीन्स इसको सीधा से ऊपर देखने में कितनी डिग्री का कोण बन गया। मतलब क्या, अब हम ऊपर में रखे लाइट को देखना है, तो पहले सीधा से हम कितना नजर ऊपर उठाएं, बात समझ रहा है, हम अपना कितना नजर ऊपर उठाएं। तो ये जो ऊपर जब हम वस्तु को देख रहे होते हैं, वो जो रेखा बनती है, इसको कहते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। जब ये रेखा सीधा देखते हैं, है ना, जब हम इसी आंख से सीधा देखते हैं, तो ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। तो कोण हमेशा, चाहे अवनवन हो कि उन्नयन हो, कोण हमेशा इन्हीं दो रेखाओं के बीच में बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। क्षैतिज जो कि हम लोग हॉरिजॉन्टल, एकदम सीधा देखते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल देखते हैं एकदम सीधा। अब हम लोग नजर ऊपर उठाए तो एंगल भी ऊपर बनेगा ना, एंगल भी तो उठता जाएगा आंख का, पहले सीधा देख रहे थे अब ऐसे, तो सीधे से कितने एंगल ऊपर उठे हैं, वही होता है जो वस्तु को जो रेखा दर्शाती है देखते हुए, वो दृष्टि रेखा होगी, और सीधे देखते जो रेखा दर्शाती है, क्षैतिज रेखा हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में कोण बनता है। लेकिन जब वस्तु, अब बात आती है कि अवनवन और उन्नयन कोण कहां, अवनवन कोण कहां बनेगा, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के बारे में बताए थे, जब वस्तु ऊपर हो, दर्शक नीचे हो। जब हम लोग नीचे से कोई वस्तु को ऊपर की तरफ देखते हैं, तब जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण होता है। बताए थे। अवनवन कोण क्या होता है, जब हम लोग ऊपर हो और वस्तु नीचे, कहीं पहाड़ पे है और नीचे नदी से आते हुए किसी नाव को देख रहे हो, चाहे प्लेन पे हो, प्लेन पर से किसी गाड़ी को देख रहे हो, तो अवनवन कोण कहलाती है। अब जैसे कि मान के चलो ये प्लेन हम लोग बनाए थे, अब यहां पे कोई गाड़ी जा रही थी, है ना, गाड़ी जा रही थी। अब क्या होता है कि पहले हम लोग यहां से बैठे देख रहे थे सीधा, तो ये हो गई क्षैतिज रेखा। अब रखी गाड़ी यहां पे, अब यहां देख रहे, ये हो गई दृष्टि रेखा, क्योंकि ये रेखा वस्तु को दिखा रही है देखते हुए, ये दृष्टि रेखा पर। अब ऊपर हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग कितना डिग्री नीचे हो गए, है ना। तो क्षैतिज रेखा थी पहले सीधी, अब वो कितनी डिग्री नीचे हो गई, तो यहां जो कोण बनेगी वो कौन सी कोण बनेगी, अवनवन कोण। इस केस में, अवनवन कोण के केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसको, डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन। इसको एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन इंग्लिश में। तो अवनवन कोण, तो ये कितने डिग्री, तो वस्तु यहां पे नीचे है और हम लोग ऊपर, तो यहां जो कोण बनेगा वो अवनवन कोण होगा। कौन सा कोण होगा, अवनवन कोण होगा। हम लोग ये चीज देखे थे, ठीक है ना।
अब इस पे क्वेश्चंस आया था। ये दो कोण के बारे में ज्यादा जानकारी रखना है, क्योंकि ये दो कोण तुमको फिगर आउट करने में मदद करता है। फिगर आउट करने का मतलब डायग्राम बनाने में। तुम लोग को पता है कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? डायग्राम। अगर उसको बना लिए तो सॉल्यूशन पक्का। ठीक है, अब इसके बाद मायने क्या रखता है कि ये सब चीज तो हम समझ गए, ऐसे रखा। अब इसको डिजाइन कैसे करेंगे, मतलब इसको हम लोग फिगर में, मतलब डायग्राम बनाते समय इसका यूज कैसा होगा, हमेशा याद रखना। क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज लिखा रहता है, हम पहले बता रहे हैं, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होता है ना, उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी ये क्वेश्चंस बनेगा। लैंग्वेज जो भाषा लिखा रहता है, डायग्राम उसी की मदद से बनता है। तो इस मतलब पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस के लैंग्वेज को, भाषा को क्या लिख रहा है, उसको पूरा केयरफुली तरीके से पढ़ना हो। बात समझ रहे हो? एकदम शांत दिमाग से उसको पूरा लाइन पढ़ो, वहीं पे तुमको। अब मान के चलो बोले कि पेड़ था कोई, वो किसी आंधी की वजह से टूट गया, उसका शिखर जो है जमीन छूने लगा, उसका शिखर, अब ये पेड़ था टूट गया, उसका शिखर जो है जमीन छूने लगा। जमीन बनाओगे पहले, पेड़ दोगे, टूट के शिखर जमीन छूने, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। शिखर जमीन छू लिया और जमीन के साथ 30 डिग्री, तो जमीन को छुआ कौन? शिखर ना, उसका टॉप ना। शिखर बोलने का मतलब पेड़ का टॉप, शिखर, वो ना छुआ और उन्नयन कोण बनाया। दैट मीन्स शिखर जो है जमीन के साथ नीचे में बनाएगा कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का उन्नयन कोण होगा। अगर अवनमन कोण के बारे में बात करता तो जहां से टूटी है वहां से कोण बनता, वहां से कोण बनता। तो अगर मान के चलो कि, अगर मान के चलो कि भाई साहब ये पेड़ ठहरा और यहां से टूट गया ये, है ना, अवनमन कोण बोला कि भाई साहब इसका 30 डिग्री है, तो बताओ अवनमन कोण किधर की ओर बनेगा? ये तो ठहरा दृष्टि रेखा है, 36 तो इधर, ये कोण तो इधर बनेगा, है ना। ये कोण अवनमन कोण तो इधर बन जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कोण हमेशा क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में बनती है। अब मतलब क्या है कि जैसे अवनमन कोण बोला तो आदमी को यहां चढ़ जाना है, यहां से देखना है। हम यहाँ टूटा हुआ हिस्सा पे आ गए, टूटा हुआ हिस्सा पे आए तो सीधा देखेंगे तो क्षैतिज निकल गया, और नीचे की ओर देखेंगे कि शिखर कहां छुआ, तो वो मेरा दृष्टि रेखा हो गया। तो ऊपर से नीचे की जमीन की तरफ देखे तो ये हो गया दृष्टि रेखा, इधर गया, तो अवनमन कोण यहाँ 30 डिग्री का बना। तो ये तो त्रिभुज के हिस्सा से बाहर हो गया कि नहीं? इस 30 डिग्री का यूज हम कैसे करेंगे? ये तो त्रिभुज में है ही नहीं। अब आप बात आती है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। अवनमन कोण इक्वल टू उन्नयन कोण, लेकिन कैसे? कैसे? लाइन एंड एंगल्स का एक थ्योरी था, तुम लोगों को तो पता ही होगा। लाइन एंड एंगल्स का एक थ्योरी था 9th क्लास के चैप्टर में। समांतर किसी समांतर भुजाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो उस समांतर रेखा के एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाते हैं, संगत कोण बराबर हो जाते हैं, अंतः कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है। एक ही तरफ के अंतः कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है। ऐसे हम एक थ्योरी पढ़ाए थे ना, वो थ्योरी इस प्रकार था। कैसा था? ध्यान से देखना। वो थ्योरी कैसा था कि जब कोई दो समांतर रेखा को, ये रेखा L और ये रेखा M, इसको जब कोई तीसरा रेखा काटा, जब ये समांतर हो, L और M समांतर हो, और जब इसको तीसरा रेखा कोई काट रहा हो, बात समझ में आ रहा है? कोई तीसरा रेखा, इसको LM हो गया N, है ना, कोई काट रहा हो, तो वो रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। पहला पॉइंट तो ये बताए थे, 9th क्लास का थ्योरी है। तो जब कोई दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाते हैं। मेरी बात समझो, एकांतर अंतः कोण क्या होता है? बराबर। एकांतर अंतः कोण क्या होगा? कोना कोणी अंदर का कोण। दैट मीन्स ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, यानी कि एक, इसको नाम दे दो, यहां से ये वाले एंगल का एक नाम दे दो, ये वाले एंगल का 2 नाम दे दो, इसका 3 दे दो, इसका 4 दे दो, है ना, इसका 5 दे दो, इसका 6 दे दो, इसका 7 दे दो, इसका 8 दे दो। सब कोण का नाम दे दिए ना भाई, है कि नहीं? सब कोण का नाम दे दिए। 4। ये 9th क्लास का थ्योरी है। इसका यूज कहां पे होता है वो चीज हम लोग को तो पता ही है।
और उसके आगे अलावा भी होगा हम लोग को इस चैप्टर में उन्नयन कोण इक्वल टू अवनवन कोण क्यों होता है। तो हम क्या बताए थे कि जब एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो एंगल 3 बराबर एंगल 6, ये और ये बराबर हो जाएगा, एकांतर कोणाकोणी है ना, अंतःकोण बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी तो कोणाकोणी हुआ अंदर का, एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये बताए थे। संगत कोण बराबर हो जाते हैं। संगत कोण कौन सा होंगे भाई, एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये वाला एक बाहरी एक भीतरी संगत कोण कहलाता है। एक एंगल बाहरी या एक एंगल भीतरी या एक अंदर भीतरी एक बाहरी, बाहरी और भीतरी यानी कि एक संगत कोण, ये भी बराबर हो जाता है। इस हिसाब से 2 एंगल 2 और एंगल 6 भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला। और क्या है, इस हिसाब से एंगल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 है ना, इसके बाद एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक ही तरफ के अंतःकोण यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 डिग्री के बराबर होता था, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 डिग्री के बराबर होता था कि नहीं होता था। यह पूरा थ्योरी था हाइट एंड डिस्टेंस का, था कि नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस का था, लाइन एंड एंगल्स का 9th क्लास में, सॉरी लाइन एंड एंगल्स का पूरा थ्योरी था 9th क्लास का। अब अगर यहां पे हमारा ये संगत कोण बराबर होता है तो अभी हम तुरंत बताएं, ये तो पता चल गया ना कि संगत कोण बराबर होता, तो अभी हम तुरंत बताएं ना कि जब एक पेड़ टूट गया, कोई पेड़ था वो किसी आंधी की वजह से टूट गया है ना, कोई पेड़ था ये आंधी की वजह से टूट गया भाई, और ये ना 30 डिग्री का अवनवन कोण बना रखा है, कितने का है ना। तो अवनवन कोण बोला है यानी कि भाई साहब हमको ऊपर जाना होगा, दर्शक ऊपर जाएगा अवनवन कोण में, तो हम लोग यहां टूटा हुआ हिस्सा पे आ जाएंगे ना। यहां से क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्षैतिज देखना है, एकदम सीधा देखना है, तो सीधा देखे तो ये बना क्षैतिज, बना कि नहीं। और दृष्टि रेखा शिखर टूट गई है ना, वहां से देखेंगे जमीन, उसका जो टॉप था उसको ना देखेंगे कि कहां छू रहा है, तो जमीन, ये हो गई दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में कोण बन गई 30 डिग्री की, अवनवन कोण ठहरा। अब अगर तुम इसको गौर से ध्यान से देखो, इस भुजा को बढ़ा दिए हम और इस भुजा को बढ़ा दिए, तो ये दोनों भुजा आपस में समांतर हो गई, और ये भाई साहब तिर्यक रेखा कहला जाएगी। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भाई साहब 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, एकांतर अंतःकोण। ऐसे देखो, ये हम उधर से लिए थे तिर्यक, अब इधर से है तिर्यक, एकांतर कोणाकोणी वाला बराबर, इसलिए कहा गया है उन्नयन कोण है ना, उन्नयन बराबर अवनवन होता है ना। तो अब ये तो अवनवन का हम लोग उन्नयन में 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्यों, ये फॉलो कर रहा है रूल लाइन एंड एंगल्स का। बात समझ में आ रहा है, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये पूरा डाटा है हाइट एंड डिस्टेंस का। अब हम यहां पे ये तुम लोग को बताए थे कि ठीक है चलो ये भी समझ गए कि अवनवन और उन्नयन बराबर होता है, क्यों होता है बराबर, वो थ्योरी ठहरा लाइन एंड एंगल से। अब मुद्दा ये उठता है कि हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें यूज करेंगे, ये सबसे सिंपल फंडा हम बताए थे कि कब सा कौन सा त्रिकोणीय मितीय अनुपात कब और किस टाइम उपयोग करना है। अब हम पेड़ टूट गया, अब हमको यहां पे त्रिकोणीय मितीय अनुपात तो लाना होगा, tan sin सब देखते हो, तो क्या लाना है। अगर सबसे पहली बात ये सुनो, अगर तुमको कहीं पे कोण निकालना हो, सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहला टाइप क्या आता है, कहीं पे कोण निकालना होता है, मतलब थीटा का मान निकालना हो, समझ में आ रही है बात। तो थीटा निकालने के लिए तो तुमको कम से कम लंबाई तो दिया होगा किसी न किसी भुजा का, जो डायग्राम बन के आएगा इस तरह से। तो वो लंबाई तुम लोग को पकड़ना है कि कौन सा है, क्या क्या दिया हुआ है डाटा में, क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है या आधार, मतलब लंब दिया है कि आधार दिया है कि कर्ण दिया है। अगर लंब और आधार दिया है तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, tan ले लेंगे, सबसे इजिएस्ट वे ले लेंगे, सबसे इजिएस्ट, सबसे आसान। कहीं पे ऐसा टर्न आएगा जहां पे तुम tan भी ले सकते हो, sin भी ले सकते हो,
तो जिससे तुमको बेटर लगे उससे, लेकिन हम वहां बता रहे हैं जहां पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो, मतलब कोई एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात आ सकता है, वहां पे हम लोग देखेंगे डाटा क्या दिया है। कहीं पे 2-3 पॉसिबिलिटी होता है कि tan भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, दोनों से मेरा एक सवाल बन सकता है। लो भाई, किसी से इजी वे में बन जाएगा, किसी से थोड़ा लंबा चला जाएगा, बस बनेगा जरूर। पॉसिबिलिटी कहीं पे एक होगा तो कहीं पे 2 हो। बात समझ में आ रही है ना? तो अब कहीं पे क्या होता है, ये तो हो गई जब थीटा निकालना हो, थीटा निकालना हो। अगर मान के चलो हम ये बोल देते, ये समझ गए ना, अगर हम ये बोल देते कि जैसे कि कल एक पहला क्वेश्चन दिए थे ना, क्या क्वेश्चन था भाई, एंगल निकालने वाला, हाँ, कि भाई कोई जो है ना, ये पेड़ था, यहां पे कोई सूर्य था, है ना, सूर्य से पेड़ का जो छाया बना, वो छाया कितना दूरी का बना, अभी देखना है ध्यान से। क्वेश्चन क्या था कि भाई एक उदग मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना, 2√3 मीटर है। पहले क्वेश्चन ही बना लेते हैं। एक उदग मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर है। तो सबसे पहले मीनार बनाओगे, डायग्राम में जो क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले बना लिए मीनार, है ना। अब बोल रहा है इसका ऊंचाई कितना है, 2√3 मीटर, समझ लिए। अब कह रहा है कि उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है, मतलब इसका छाया बना, मान के चलो कि ये सूरज इधर है, तो इसका छाया इधर बनेगा, 2 मीटर इसका छाया हो गया, है ना। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करे। प्रकाश का स्रोत कहने का मतलब प्रकाश जिस सोर्स से आ रहा है, जिस स्रोत से, स्रोत हम मान लिया टॉर्च नहीं, सूरज, ये मान लिए। अब मीनार के पीछे तो हम टॉर्च नहीं ना जलाएंगे भाई, उसका परछाई तो सूरज की वजह से ही बनेगा ना, तो सूरज है। अब इसका उन्नयन कोण देखना है, क्या देखना है, उन्नयन कोण देखना है। तो ये उन्नयन कोण नीचे से जब हम देखेंगे वस्तु को तभी उन्नयन कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उन्नयन कोण मतलब क्या कि हम नीचे से, सॉरी डेविएट हो गया, हम लोग नीचे से सूर्य को देख रहे हैं, बात समझ में आ गया, किसको देख रहे, सूर्य को देख रहे, नीचे से सूर्य को देख रहे हैं, ऐसा। तो उन्नयन कोण तो यहां बना, तो हमको ये ज्ञात करने बोल रहा है, ये थीटा। मान लीजिए कि ये उन्नयन कोण कितना बना, थीटा, मतलब यहां से हमको सूर्य का प्रकाश स्रोत में सूर्य, उसका उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब नीचे से हम लोग सूर्य को देख लिए उन्नयन कोण निकालने के लिए, तो उन्नयन कोण तो नीचे बनेगा। अब यहां पे देखना, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया, इसका नामकरण कर दिया ताकि इजी हो, एबीसी कर दिए। अब हमारे पास डाटा क्या क्या है, पी दिया है और बी दिया है, लंब दिया है और आधार दिया है, और पी बाई बी किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, इसको हम लोग कल भी सॉल्व किया, 2√3/2 कट गया, आ गया √3, और सब जानते हैं टेन 60 डिग्री का ना जी, टेन थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 का मान ही √3 होता है। तो इस केस में जो डाटा दिया हुआ था P और B, और P बाई B जिसका होता था, हम लोग मान लिए टेन थीटा बना दिए, बोलो है, बना दिए ना। अब कहोगे क्या कि अगर P है B है तो B बाई P क्यों नहीं किए, कॉट थीटा भी तो ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2√3, बोलो ना, होगा ना, ये 2 कट गया, कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3, और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/3, तो थीटा तो फिर भी 60 डिग्री आएगा। बात समझ में आ रही, तो टैन लिए तो कॉट भी ले सकते हैं, समझ में आ रही है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो तुम कहेगा कि P बाई बी लिया, B बाई P क्यों नहीं ले सकते, ले सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई ना। ये तो ठहरा कि जब हमको क्या निकालना हो, थीटा का वैल्यू निकालना। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे थीटा तो दिया हुआ है, निकालना क्या है, साइड ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ये आधार निकालना पड़ेगा। तो वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हम लोग जस्ट उल्टा देखेंगे ध्यान से कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, किस चीज को देखेंगे। अगर मान के चलो ये तो ठहरा 60 डिग्री ये निकल गया है ना, और हमको बी निकालना है, बी मान लो नहीं पता, बी निकालना है,
और ये दिया हुआ है P मेरा 2√3, तो P दिया है, B निकालना है, और एंगल दिया हुआ है, एंगल तो एंगल है भाई, उसको तो रहने ही दो। P दिया है, B निकालना है, P/B है ना। फिर वही करेंगे, B निकालना है ना, किसके कौन चीज दिया हुआ, मतलब इसके मदद के लिए P दिया हुआ है, तो P/B का संगत बनेगा, P/B का संगत बनेगा, B निकालना है, या B/P का संगत बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, H की तरफ जाके बेवकूफी है, H तो मान नहीं रहा है ना, है तुम्हारा दिमाग नहीं आएगा कि साइन थीटा लगा के H निकाल देते हैं, P और H निकल जाएगा तो B, वो भी ठीक है, दौड़ो, अगर लंबा दौड़ने का मन है तो वो भी दौड़ो, साइन थीटा से तुम P/H निकाल सकता है, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकता है। H निकाल के दो पॉसिबिलिटी होगा, B निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, H² - P² अंडर रूट B निकालने के लिए, या फिर डायरेक्ट तुम एंगल बैठा के बना सकते हो। तो अगर तुम जब एंगल बैठा के डायरेक्ट बना सकते हो तो H निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट तुम निकाल सकते हो, tan लगा के P/B, cot लगा के B/P, जो दिल करे। तो इसमें क्या होता है ना कि tan 60 डिग्री इक्वल टू, हम जैसे कि tan लेके बना रहे हैं P/B, यानी कि 2√3 बटे BC, BC नहीं पता, tan 60 का मान कितना हो गया, √3 बराबर 2√3 बटे BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हो जाएगा BC√3 बराबर 2√3, कट गया, BC बराबर 2 था ना पहले, 2 आ गया। हम लोग को यह ध्यान रखना है। अब तो ये तो ठहरा एक टाइप का क्वेश्चन की पेरवा टूट के गिर गया है ना। अब क्या होगा ना कि एक कोई मीनार है, उसके ऊपर झंडा लगा दिया, तो मीनार की ऊंचाई दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, अब तुमको उस झंडे की ऊंचाई निकालना है। कल एक क्वेश्चन हम बनाए थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। कहीं कहीं पे तुमको 2 यूनियन कोण दे दिया रहेगा, बोला गया इसमें एक वर्ड का यूज होगा पाद और शिखर, है ना। ये हो गया पाद, मतलब हो गया इसका तल, जिस चीज का पाद बोलेगा उस चीज का तल के बारे में बात करेंगे, और जिस चीज का शिखर बोलेगा उसका टॉप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कल एक क्वेश्चन था कि मतलब एक मीनार था, उसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ था, है कि नहीं। एक मीनार था, उसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा हुआ था, यहां से यहां मीनार है, ठीक है, यहां से ध्वज दंड लगा हुआ है इसके ऊपर। ध्वज दंड मतलब बहुत कोई राष्ट्रपति भवन है, जैसे मतलब कोई सा भी एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर झंडा लगा दिया भाई साहब, जो भी है, कुछ भी है ना, उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है। अब ये बोलेगा कि जमीन के तल से, है ना, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, इसके ध्वज दंड के पास से उन्नयन कोण। तो भाई ये ध्वज दंड के पास से उन्नयन कोण तो जमीन के तल को ही छुएगा ना। मान लो कि एक यहां पे बोल दिया और शिखर से उन्नयन कोण यहां बोल दिया, हम लोग ऐसे मिला देते थे, है ना। यहां से 2 एंगल बन जाता था, मान लो ये 30 का बना और ये 60 का बन गया, 2 एंगल बना देते थे। इस तरह से क्वेश्चन में हम क्या देखें कि 2 समकोण बन के निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। हम लोग को क्या करना है कि हमको यहाँ पे मीनार का ऊंचाई मान के चलो दे दिया कुछ समथिंग 3 दे दिया, समथिंग दे दिया, 3 दे दिया, है ना, कोई घबराने की बात नहीं। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में उभयनिष्ठ कौन सी भुजा है, BC आधार, है ना, ABCD, है ना। तो BD मेरा जो आधार है वही इस दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो ज्यादा फोकस रखो इसको निकालने के लिए, इसको निकाल दिए और ये निकल गया। अब अगला जो स्टेप उठाएंगे ये पूरा बटे ये, अब ये पूरे का मान निकाल देंगे, B तो ठहरा मेरे पास, पूरे का मान निकाल देंगे, और ये 3 है तो पूरे में 3 को घटा देंगे तो इतना दूर, इस पूरे का ऊंचाई में से 3 को अगर हम घटा दिए इतने दूर का ऊंचाई निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा कि नहीं। कल ही इस क्वेश्चन को बताएं। ये पूरा चैप्टर जो है ना बेसिकली डायग्राम पर है बेस्ड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई फलाना डिमकाना समथिंग, है ना। ये पूरा का पूरा डायग्राम पे बेस्ड। जैसा कि तुम लोग का जिस क्वेश्चन में डाउट था, अब चलो सीधा क्वेश्चन पे। 5 नंबर के क्वेश्चन में डाउट था ना, 5 नंबर के क्वेश्चन में, तो 5 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ है नहीं, है ना। इस क्वेश्चन में एक गलती है, अगर तुम आंसर्स के पीछे जा रहे हो ना तो वहां पे जो दिया हुआ है वो एक्चुअली में AC का मान है ना। पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर तुम लोग खुद समझ जाओगे, सबका डाटा निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन बाद में मिला लेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, ए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना देते हैं ABC, है कि नहीं। ABC बना दिए, A भैया B और ये सारा C, है ना। हाँ ABC, ठीक है।
एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबी दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या मीटर, तो ये ठहरा मेरा कितना 8 मीटर। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि एंगल BCA बराबर 30 डिग्री। BCA सेंटर में क्या है? C, सेंटर में क्या है? C, यानी कि 30 डिग्री का कोण C पे बनेगा, है ना। एंगल BCA बराबर 30, तब ज्ञात करें। अब बोल रहा है तब ज्ञात करें C से A का उन्नयन कोण। दिक्कत नहीं है, C से A का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो C से A को देखो, उन्नयन कोण बोला तो कोण नीचे बनेगा, जाहिर सी बात है ये वाला कोण ही उन्नयन कोण हुआ C से A के लिए, ये वाला कोण ही C से A के लिए उन्नयन कोण हुआ, तो 30 डिग्री तो आंसर यहां भी होगा कि नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है A से C का अवनवन कोण। अब चल जाओ भैया A पे, तुम चढ़ जाओ, A पे चढ़ गए तो 36 देखोगे, पहले तो सीधा देखोगे कि नहीं? देखोगे ना, हम बोले ना अवनवन कोण हमेशा 36 रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, तो वही टूटा हुआ पेड़ वाला कहानी। हम यहां चढ़ गए 36, तो ये दृष्टि यानी कि यहां पे अवनवन कोण यहां बनेगा। और अब भी बताएं एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, ये 30 तो ठहरा, ये भी 30, तो A से C का अवनवन कोण कितना? मिल गया आंसर। समझ गए क्वेश्चन? अब जो पॉइंट आता है, अब बुक में दिया है कि BC और AB ज्ञात करें, तो AB तो दिया ही हुआ है हमको 8 सेंटीमीटर, BC ज्ञात करें, है ना। तो BC ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? मेरे पास P है, B निकालना है, एंगल है, लगा दिए tan थीटा। तुम लोग कहोगे tan थीटा का यूज क्यों कर? तुम कॉट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंफ्यूज मत होना, मतलब अपने आप को कंफ्यूजन में माना, कॉट क्यों नहीं ले रहा है? अरे ले सकते हैं, तुम भी ले सकते हो। कॉट tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा क्यों लिखना है? एंगल तो है ना मेरे पास, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/B, यानी कि 8/BC। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 ना, 1/√3 इक्वल टू 8/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल टू 8√3, BC इक्वल टू, तो ये ठहरा 8√3। देखो यार मैच कर रहे हैं ना आंसर, 8√3 हो गया। अब तुमको आंसर में AB, क्वेश्चन में AB नहीं, अगर आंसर के हिसाब से चलो तो क्वेश्चन जो है ना AB नहीं है, वो AC होगा। तो चलो AC को भी निकाल के देख लेते हैं, AC को भी। तो यहां पे AC निकालने का दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का यूज करके। तो पाइथागोरस का यूज करके क्यों टाइम वेस्ट करना? P है, H निकालना है, साइन थीटा लगाओ ना, साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है ना, थीटा दिया हुआ है 30, साइन 30 इक्वल टू P/8/AC। साइन 30 का मान 1/2 इक्वल टू 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC इक्वल टू 16। भाई साहब ये किसका मान ठहरा? तो आंसर में दिया है AB इक्वल टू 16, नहीं वो AC का वैल्यू है, क्वेश्चन गलती है। अगर 16 के पीछे जाओगे तो क्वेश्चन AC है हमारा, क्योंकि AC 16 निकला है बात, क्योंकि AB तो मेरा क्वेश्चन से दिया हुआ था, AB 8 सेंटीमीटर 8 मीटर। कोई दिक्कत? इसमें समझ गया ना? 5 का पहले तो पता है ना, C से A का उन्नयन कोण कितना होगा? C से देखो A को कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा? दिया ही तो है 30 डिग्री। C से A को देखेंगे ना, C से A को उन्नयन कोण नीचे बनेगा, नीचे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 36 हो जाए। C से पहले सीधा देखो, ये ठहरा, C से अब दृष्टि रेखा देखो, ये ठहरा, और 36 और दृष्टि के बीच में उन्नयन कोण बन गया। कोई दिक्कत है? ऐसा सवाल जो तुम लोगों का माथा खराब कर दे। अब 6 को भी बना ही लोगे, है ना, 6 बताने की जरूरत नहीं है ना। ये पूरा चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ये पूरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें ऐसा नहीं है कि अभी इजी लग रहा है तो इजी ही होगा, है थोड़ा सा है। अब 2 नाव को पानी में चला दिया एक दूसरे के मुंह की तरफ, 2 एरोप्लेन को चला दिया एक दूसरे के अपोजिट, तो वहां डायग्राम ज्यादा तुम लोग को मायने रखता है। फोकस डायग्राम पे करना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस चैप्टर को बनाना है पहले, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है पहले। अभी हम लोग सिर्फ मंडे से ही स्टार्ट करेंगे अगला सब्जेक्ट, मंडे तक का टाइम दिया हुआ है तुम लोग को। कल संडे, कल भी यही क्वेश्चंस को हम कर देंगे, मंडे से ही हम उसको छुएंगे। तो मंडे तक का टाइम है इस चैप्टर को कंप्लीट करने का, समझ? दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दो, इसको ये नहीं करें कि पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो, हम ये नहीं, हम पता है कि पूरा क्वेश्चन मंडे तक में क्या सॉल्व होना है ना। मेरे कहने का मतलब है सॉल्यूशन करते रहो, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे लिए छोड़ दो,
हम उसके लिए फिर से सॉल्यूशन लेके आएंगे, पूरा समझा के डिटेल के साथ। क्वेश्चन 1 समझाएंगे, सॉल्यूशन 2 करोगे। हम एक क्वेश्चन समझाएंगे, बाकी बकेट तुम लोग बना लोगे। अभी 5 बताए, 6 के लिए तैयार हो ना, दिक्कत नहीं है। उसी तरह से मेरे लिए रखो, क्वेश्चंस को छांटो, नहीं बना अलग करो, नहीं बना अलग करो, नहीं बना अलग करो, लेकिन तुम मत रुको, तुम चलते रहो। क्या समझे बात को? तुम रुक गए, समझ लो कि तुम हार गए क्वेश्चन से। अब फिर वो चैप्टर एक हफ्ते में क्या, मतलब 2 दिन में क्या, हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसा आइडेंटिटीज में किए थे, त्रिकोणमितीय अनुपात में किए थे, रेशियो में किए थे, जो भी चीज है उसमें दिक्कत हुआ था, होगा। हाँ, मतलब इससे ये नहीं कि थक गए, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, इतना सारा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत है, इंसान ही तो है। समझेंगे एक बारी और, है ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि इसमें फुल एक्सपीरियंस्ड है। पहली बार है भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट है, बना रहे हैं, सबके लिए पहली बार है ये चैप्टर, कोई पहले से नहीं पढ़ के बैठा है। बात समझ में आ गया ना? तो हम है उसके लिए खड़ा, हम सॉल्यूशन करेंगे। एक हम पता है ना, एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आगे तुम लोग सॉल्यूशन करोगे। तो सॉल्यूशन करते रहना है, उसको नहीं रोकना है, उसमें बढ़ते चलना है। बात समझ में आ गई? तो आज का हम यहीं रोकते हैं, ठीक ना? बाकी तुम लोग सॉल्यूशन करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिक्कत है।